आइए देखते हैं हम लोग आज के 10 क्वेश्चन। उससे पहले आपके सामने जो लाइन लिखी हुई है इसको समझ लीजिए। अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। देखिए, अगर ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, आप कुछ भी कोई बड़ा काम कर रहा है, अगर आप हार मान लेते हो तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं ला पाएंगे लाइफ में जिसमें कि आपको अपने आप पे गर्व हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी में आपने 3-4 बार दिया और नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ। अपनी कमियां ढूंढो, देखो कहाँ गलती की है, फिर उसको सही करो और आगे बढ़ो। लेकिन आपको अंत में जो आपका एम है, कुछ भी हो, उसको अचीव करना है, और तभी जाके आप ज़िंदगी में एक ऐसा दिन ला पाओगे जिससे कि आपको महसूस हो कि भाई हाँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है और बस यही है लाइफ और कुछ भी नहीं। ओके, और आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसे मैं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना है, ठीक है? फिर आपको उसका आंसर देना है। मैं 10 से 15 सेकंड रुक जाऊंगा जिससे कि आप उसका आंसर दे सको, या फिर आप उसे क्वेश्चन जैसे पढ़ लो, आप उसे वीडियो को पॉज करना है आपको, और फिर आपको अपना आंसर देना है। और फिर जब मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊँगा तो आपको उसे चेक करना है कि रॉन्ग है राइट है। अगर राइट होता है तो अच्छी बात है, और अगर रॉन्ग होता है तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप वो जो क्वेश्चन है उसे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो चलिए पहला हमारा देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल मिनिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। काउंसिल मिनिस्टर ऑफ कंसिस्ट काउंसलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, कि जो काउंसलर होता है वो किसके द्वारा होता है, काउंसलर्स होता है वो पीपल द्वारा इलेक्टेड होता है, एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन के द्वारा, ठीक है। द काउंसिल इज हेडेड बाय मेयर हुज टेन्योर इज कॉटरमिनस विथ द काउंसिल, कि वही जैसे ही जो कार्यकाल परिषद होता है वो खत्म होगा तो मेयर का जो है टाइम वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा सही है, इसमें से करेक्ट पूछा है आपसे। तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और ये देखिए, ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास ए, इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो काउंसिल ऑफ हेडेड बाई मेयर होता है, लेकिन जो ये दे रखा है ये रॉन्ग है कि जो कार्यकाल परिषद होता है, यानी कि जो काउंसिल होता है उसके हिसाब से ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, 1 साल का टाइम होता है यहाँ पर। कितने का होता है? 1 साल का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे देखिए ही इज असिस्टेड बाय द डिप्टी मेयर, यानी कि देखो मेयर होता है और डिप्टी मेयर होता है। ही इलेक्टेड इन द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट फॉर 1 ईयर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखो एग्जाम में पूरा तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन आपको बुलेट पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, रेन्यूअल टर्म के लिए। यहाँ पर देखो ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, ये क्या है। विद द रेफरेंस ऑफ सेफ गार्ड ऑफ इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कौन से यहाँ पर पॉइंट है वो आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि वही कॉलेज सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। द सैलरी एंड पेंशन ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, एंड पार्लियामेंट इज नॉट अथोराइज टू कर्टेल द जुडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट कौन सा राइट है पूछा है आपसे। तो 1 and 2, 3, 1 to 3 एंड 2 and 3, बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो देखिए इसका आंसर जो है हमारे सामने वो है यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास राइट है, यानी कि 2 and 3। डेट मीन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि भाई एक बाय यहाँ पे जो लिखा है ना कॉलेजियम, इसके मतलब एडवाइस इसका यूज किया जाता है, यानी कि सिर्फ पूरे इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका परामर्श लिया जाता है, इसकी हेल्प ली जाती है, इसके द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। और ये सही है हमारे पास कि जो जज हैं और जो एक्सपेंडिचर है, जो अदर्स एक्सपेंडिचर है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से ही लिया जाता है। इसके अलावा कि पार्लियामेंट नॉट ऑथोराइज, ठीक है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में देखिए, नॉट करेक्ट। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अर्थात कॉलेजियम के परामर्श के साथ की जाती है, नहीं कि कॉलेजियम द्वारा। तो ये आपको याद रखना है इतना पॉइंट, तो बहुत मायने से डिफरेंस किया है, लेकिन आपको ये याद रखना है। सेकंड, यहाँ पर देखिए ये मैंने बता दिया आपको कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस होता है वो भी हमारे जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होते हैं, यानी कि जो आपको इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग
यहाँ पे देखिए संचित निधि, ठीक है, तो संचित निधि से लिए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा। अच्छा देखिए आपके सामने, अगर आप ये जैसे फ़ोन पे देख रहे होंगे तो आपके सामने ये बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा ये चीज़ें। एक्चुअली क्या है कि ये इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, और तो इसे मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो मैं इसकी आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप इसे समझ सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे वैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको भी सुन लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के लिए कौन सा यहाँ पे कमेटी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता एंड गाडगिल कमेटी एंड PK थुंगन कमेटी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है 24, 13, 134 एंड 124। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास सी है, यानी कि 1, 3 एंड 4। ये अशोक मेहता कमेटी है, ये उल्टी थी। इसने 3 टायर सिस्टम को 2 टायर में करने के लिए कहा था, यानी कि इसे ख़त्म करने के लिए कहा था, तो ये उल्टा है, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों कमेटी ने वही रिकमेंड किया था कि भाई 3 टायर सिस्टम पंचायत सिस्टम होना चाहिए इंडिया के अंदर। यहाँ पे देखिए बलवंत राय कमेटी जो है 3 टायर पंचायती सिस्टम के लिए कहा था। किसके लिए कहा था, देखिए ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेहता कमेटी ने क्या कहा था कि भाई 3 टायर सिस्टम को कन्वर्ट कर दो किसमें, 2 टायर सिस्टम के लिए अंदर। और कुछ यहाँ पे दे रखी है आपको ये रिकमेंडेशन की 15 से 20 हज़ार लोग होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। एंड थुंगन कमेटी ने भी वही कहा था, एंड ये आपका गाडगिल कमेटी ने भी कहा था। तो तीनों आपके सामने हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट, कि भाई यूनियन बजट के अंदर जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उनके अंतर्गत ये कौन कौन से सिस्टम आते हैं। मतलब यहाँ पर जो दे रखे हैं आपके पास स्टेटमेंट, कौन सा सही है उसमें बताना है आपको। तो पहला क्या है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द हाई कोर्ट जज, ठीक है। सेकंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग का, ठीक है। सैलरी ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये है। तो इसमें से ऑप्शन है आपके पास 2 and 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना ये फर्स्ट ऑप्शन, इसमें देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था उच्चतम न्यायालय का, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का है कि सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट जज जो दे रखा है ये किस में होता है, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में होता है, ठीक है ना। स्टेट का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है उसमें ये इनके काउंट होते हैं, यानी कि जो संचित निधि होती है स्टेट की, उससे उनको ये पैसा मिलता है, सैलरी और अलाउंस जो भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये दोनों हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर जनरल, कैग का जो है उस सबको हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट किया जाता है। सैलरी और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये सबको आपको काउंट करें, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो 2 and 3 हो गया। ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। ज़रा इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको कि राज्यसभा के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते, तो ये भी काउंट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द हाई कोर्ट जज आर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट राइट हैं हमारे जो लास्ट के थे, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो यहाँ पे ये हमने सही बता दिया। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर कि आपको बताना है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक द टर्म ऑफ 5 year फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नर शैल इमीडिएटली वैकेट हिज ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, कि जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म होता है कि उसको तुरंत ही अपना जो पद है छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई 5 year का टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि ऑफिस जो गवर्नर है उसका टर्म कितना होना चाहिए, 5 year होना चाहिए। आपके सामने राइट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है, करेक्ट कौन सा है। तो 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। तो बताइए कौन सा है। तो हमारे पास राइट आंसर है इसका 1, ओके, यानी कि 1 only। तो देखिए ये तो आप थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप भी समझते होंगे कि कोई भी काम इमीडिएटली तो होता ही नहीं है सरकार के अंदर, कि जब जैसे ही खत्म हुआ नहीं, वो इंतजार करता है कि जब तक दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी कि दूसरा व्यक्ति अपना जो पोस्ट है वो संभाल ही रहता है, तब तक गवर्नर अपनी जो ऑफिस को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारे पास।
सेकंड रॉन्ग। तो आइए इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है। कि फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि आर्टिकल 156 स्पेसिफिक द टर्म फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर 5 years subject to the other provision of the article, and the Constitution of India only specific the term but does not fix the term of 5 year for the office of governor। मतलब आर्टिकल 156 के तहत जो गवर्नर का 5 ईयर का टर्म को बताया गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान केवल वो जो टाइम है वो ही बताता है कि 5 वर्ष का वो टाइम फिक्स करता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वो हमारा राइट है, जो आर्टिकल दे रखा है यहाँ पे इसके हिसाब से। और दूसरा तो रॉन्ग है ही, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज स्पेसिफिक टर्म एंड शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अज्यूम द चार्ज, ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको। और ये कहाँ पर है, ये आर्टिकल 153 के अंदर स्पेसिफिक बताया गया है, ठीक है। औपचारिक राज्यपाल के लिए होगा ये, ठीक है। और ये देखते हैं हम लोग जो हमारा आगे क्या है कि विच आर फॉलोइंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन की जो दे रखे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट वो राइट है। तो देखिए, ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर द एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजमेंट फॉर 2 and more year, ठीक है। ही वॉलंटरी गिव्स द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हुज टिकट he is elected to the house, he elected independently and join पॉलिटिकल पार्टी है, एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो बताइए करेक्ट कौन सा है इसमें से। तो देखिए, ये तो दो तो सही है, तो दो जिसके अंदर नहीं है वो तो आप उसे काट ही दो, ठीक है। तो मतलब बी कट गया हमारे पास। अब हमारे पास राइट आंसर कौन सा हुआ वो बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये सही है हमारे पास, 2 and 3 सही है, यानी कि जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो देख लीजिए यहाँ पर। वो इसलिए रॉन्ग है कि जो भाई जो दे रखा है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या बोलते हैं 10th जो शेड्यूल है उसके अंदर नहीं है हमारे। वो किसके अंदर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। 10th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। तो आपको इतना थोड़ा याद रखना है, यही इसका बुलेट पॉइंट है, और तो सेम वही चीज़ है जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के कौन से स्टेटमेंट्स में से सही हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज फाइनल एंड कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। तो देखो, ये तो आप देखते समझ गए होंगे कि ये रॉन्ग है, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो सिर्फ उसका अंतिम निर्णय उसी का होगा। सेकंड, यहाँ पर देखिए, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम द इशूइंग डेट। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग मेरा आता है मेरे सामने। 6 वीक नहीं होता, 6 वीक से लेकर 6 मंथ के मिडिल में होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास दोनों सदनों का टाइम होता है, यानी कि जो फर्स्ट सदन से पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके बीच कितना टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे 6 महीने का टाइम होता है। यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हो गए, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो सेकंड भी है और थर्ड भी। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा वो क्या है, राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको देखिए पूरे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने कहा है कि अगर आपको ये जो साफ रिजल्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको यहाँ की इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा जिससे कि आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ काइंड ऑफ कट मोशन एंड देयर प्रोविजंस। भाई यहाँ पे तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर बताना है आपको। तो पॉलिसी कट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड ₹1, इकोनॉमिक का डिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, कोई एक फिक्स अमाउंट कम कर दिया जाता है। और टोकन कट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड ₹100। तो अब बताइए कौन सा इसमें सही है, 1 ओनली, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो आंसर क्या है हमारे पास, इसका जो हमारे पास बी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 2 सही है और ये 3 गलत है। तो आइए ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि भाई देखो, ये जो पॉलिसी कट है उसका देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया वही है। इकोनॉमिक कट हो गया और ये टोकन कट हो गया, तीनों के दे रखे हैं यहाँ पर। जो ये था ये रॉन्ग था, 3rd नंबर, ठीक है। तो इसको आप तीनों को पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देखिए और भी दे रखा है कि भाई एक कट मोशन टू बी एडमिसिबल मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन दे रखी है, ये भी फुलफिल होनी चाहिए तभी जाके कट मोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कट मोशन होता क्या है, तो देखिए
आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एंड डिस्कस ओवर इट, ठीक है, आर कंप्लीटेड एंड द मेंबर गेट एंड द अपॉर्चुनिटी टू मूव कट मोशन टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिमांड। एक जैसे मान लीजिए ज़्यादा डिमांड करी है तो उसे कम करने के लिए कट मोशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि अपनी मर्जी से कर दिया, पूरा प्रोसेस होता है उसका। ओके, अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विद द रेफरेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके लिए कौन सा यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए राज्यसभा के मेंबर को बनने के लिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो ये तो सही है, तो यहाँ पर जो जहाँ पर फर्स्ट नहीं है वो उसे काट दो आप। ही मस्ट बी लेस देन 25 ईयर एंड ही मस्ट बी एन इलेक्टर इन द पर्टिकुलर स्टेट फॉर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से राइट है। तो देखिए यहाँ पर ये ओनली वन ऑप्शन राइट है। यहाँ पे जो 25 ईयर है वो 25 नहीं है, वो 30 है, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 है और लोकसभा के लिए 25 होते हैं। ओके, एंड ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको वो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटमेंट एज द चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आपके पास है 10 सेकंड, बताइए फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2, और करेक्ट बताना है आपको। ओके, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दोनों दे रखे हैं वो दोनों ही राइट हैं, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है सी वो सही है, यानी कि 1 and 2 दोनों ही सही है यहाँ पर हमारे सामने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सामने स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ए पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर 6 मंथ। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि 6 मंथ के लिए वो अपॉइंट हो सकता है। ओके, बाकी तो सेम ही है, और सेकंड भी सही है आपका बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे कोई गलती ना हो, फिर भी अगर कोई गलती है तो आप बताइएगा। वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, कैसे क्या कर सकते हैं, वो भी आप उसका एडवाइस दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को और अच्छा बना सकें। अभी ये स्टार्ट हो रहा है और डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉलिटी के अलावा अदर्स जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हैं, जो भी आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी आपको 10 क्वेश्चन मिल सकें और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। और ये आई थिंक आपके इनका जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा है, जैसे मुझे पता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो भी आपकी एडवाइस हो, जो भी आप चाहते हो कि सर ये इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए, हम उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।